हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिजिक्स में लेसन प्लान पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल वाटिका सिंह। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो, पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान फिजिक्स में पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होती है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम लेसन प्लान पाठ्य योजना कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं, उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान को बनाते हो, उस डेट को आपको दिनांक में यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। जिस कक्षा के लिए आप अपनी लेसन प्लान पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं, उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी लेसन प्लान पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं, उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है टीचिंग करने के लिए या लेसन प्लान बनाने के लिए जो समय आपको दिया जाता है, उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं प्रकरण। तो यहाँ पे हमारा प्रकरण है गति के नियम, मोशन। तो पहले मैं बता दूं कि ये प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है, यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स और इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स अपने विषय के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों को तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा पॉइंट्स है छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता से अवगत कराना। पांचवा पॉइंट्स है छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में मैक्सिमम लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स है छात्र गति के नियम की अवधारणा और उनके प्रभावों को समझा सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स है छात्र गति के नियम की परिभाषा बता सकेंगे और विभिन्न प्रकार के नियमों को पहचान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्र गति के नियम के विभिन्न प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्र गति के नियम की अवधारणा को दैनिक जीवन की स्थितियों से जोड़कर समझा सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारे यहाँ पे है छात्र दैनिक जीवन में गति के नियम की महत्व और उपयोगिता बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स है छात्र गति के नियम के सूत्रों को लागू करके समस्याओं को हल कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे सहायक सामग्री क्या होता है। आप ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, क्लियर करते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं
पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हो, छात्र गति के नियम की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो पहले मैं बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे छात्र पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ प्रकरण की शुरुआत कर सके। प्रस्तावना प्रश्न, छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम तो हम बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना क्या कहलाता है। तो छात्र आंसर देते हैं स्थानांतरण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिर अवस्था से पूर्णतः आंशिक रूप से स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। तो छात्र आंसर देते हैं गति कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, कार क्यों जल्दी दूरी तय करती है। तो छात्र आंसर देते हैं तेज गति के कारण जल्दी दूरी तय करती है। चौथा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, गति के नियम के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि छात्रों को चौथे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही नहीं पता है, छात्रों को चौथे क्वेश्चन के बारे में कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम गति के नियम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं नेक्स्ट में आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिखते हैं अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे व्याख्या करने का टॉपिक है गति के प्रथम नियम की व्याख्या। तो हम वो व्याख्या कर लेते हैं। बच्चों, गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो सके। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल को गतिशील रखने के लिए हमें निरंतर पैडल पर दबाव बनाए रखना पड़ता है, वरना तो कुछ समय के बाद रुक जाती है। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल को गतिशील रखने के लिए हमें निरंतर पैडल पर दबाव बनाए रखना पड़ता है, वरना तो कुछ समय के बाद रुक जाती है। व्याख्या करने के बाद छात्रों से बोधात्मक प्रश्न आप करेंगे, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले आप क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को और क्या कहते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, न्यूटन के गति के कितने नियम दिए थे। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे। तो छात्र आंसर देते हैं, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे।
बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम फिर से बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक आप लिखेंगे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। और चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम बनाते हैं। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को मुख्य तथ्यों को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। हमारा यहाँ व्याख्या करने का टॉपिक है गति के दूसरे व तीसरे नियम की व्याख्या क्या है। व्याख्या। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग और संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और बल की दिशा में ही होती है। F बराबर ma। तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप लिखते हैं। पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य में संवेग और संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और बल की दिशा समानुपाती होती है और बल की समानुपाती होती है और बल की दिशा में ही होती है। F बराबर ma। दूसरा हमारा यहाँ पे है प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को आप लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से आप प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए किसके समानुपाती होती है। तो छात्र आंसर देते हैं बल के समानुपाती होती है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, प्रत्येक क्रिया की सदैव कैसी प्रतिक्रिया होती है। तो छात्र आंसर देते हैं प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हो। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप सभी न्यूटन के प्रथम नियम और दूसरे नियम व तीसरे नियम को पढ़कर आएंगे। इस तरह से आप इजी और आसानी ढंग से भौतिक विज्ञान फिजिक्स में अपना खुद से लेसन प्लान बना सकते हैं। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम आपसे आशा करते हैं कि मेक श्योर इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, इस वीडियो को खुद से बनाने के लिए लेसन प्लान को। आप मुझे इस वीडियो में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना प्यार जिस तरीके से आप मुझे देते आए हैं उसी तरीके से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।